कहानी कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। कहानियों के माध्यम से हम जुनून, भय, उदासी, कठिनाइयां और खुशियां साझा करते हैं। हम अन्य लोगों के साथ सामान्य आधार पाते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सकें, उनसे संवाद कर सकें। कहानियां सार्वभौमिक हैं, अर्थ और उद्देश्य हैं जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं और दूसरों के साथ समानता पाते हैं। आज बात ऐसे ही कहानी संग्रह की करते हैं। मेरे हाथों में ये एक कहानी संग्रह मुरब्बा से मोक्ष तक, हाल ही में राजमंगल प्रकाशन से मुरब्बा से मोक्ष तक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। कहानीकार रेशमा कल्याण मीरा द्वारा रचित कहानी संग्रह मुरब्बा से मोक्ष तक आजकल खासा चर्चा में है, जिसमें रेशमा जी ने धारदार लेखनी से अपनी सशक्त उपस्थिति इसके माध्यम से दर्ज कराई है। दोस्तों, किसी भी पुस्तक की भूमिका उस पुस्तक में विराजमान उसकी आत्मा का प्रथम दर्शन होती है। भूमिका को संग्रह का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। पुस्तक के भीतर क्या परोसा गया है, भूमिका पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पुस्तक को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मदनलाल मधु। साहित्य जगत में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लेखनी से व्यापक फलक पर पहचान बना चुके वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षक डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने मुरब्बा से मोक्ष तक कहानी संग्रह की भूमिका लिखते हुए कहानी संग्रह को नाम दिया है प्रेम के इंद्रधनुषीय रंगों से सजी कहानियों का संग्रह। आज हम बात केवल भूमिका की करेंगे। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने डॉक्टर राधेश्याम भारती जी द्वारा लिखी भूमिका पढ़ी थी और पढ़ते ही कहानी संग्रह को खरीद कर पढ़ा और पढ़कर ही जाना कि वाकई एक बेहतरीन कहानी संग्रह है यह, जिसे सुधी पाठकों द्वारा पढ़ा ही जाना चाहिए। आइए जानें कि क्यों खास है डॉक्टर राधेश्याम भारती जी द्वारा लिखी गई मुरब्बा से मोक्ष तक कहानी संग्रह की यह भूमिका और लेखिका रेशमा कल्याण मीरा विरचित कहानियां। भारती जी ने लिखा, रेशमा कल्याण द्वारा रचित संग्रह की कहानियां, जिनमें मुरब्बा, बीड़ा, गुलमोहर, धूप, परिजात आदि कुल 15 कहानियां हैं, जिनके केंद्र में है प्रेम। प्रेम के इंद्रधनुषीय रंगों से कहानियों को लेखिका ने जिस शिल्प से बुना है, उनका रेशा रेशा पाठकों को विस्मित करता है। कहानियों में कथ्य तो अपने नए स्वरूप में आए ही हैं, उनमें भाषा का जो लालित्य है ना, वह देखते ही बनता है, जो कथ्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देता है। काव्यमयी भाषा और प्रकृति का मनोहारी चित्रण इन कहानियों को और विशिष्ट बना देता है। पाठक त्रेता द्वापर युग के पात्रों के चरित्र चित्रण से रूबरू होते हुए कब आधुनिक युग की माया नगरी में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। इन कहानियों में कहीं अलौकिक प्रेम है तो कहीं लौकिक, कहीं आत्मिक है तो कहीं शारीरिक। प्रेम में समर्पण है तो कहीं वासना है, कहीं मौन है तो कहीं आरोप है, कहीं मिलन है तो कहीं विरह भी है। इन्हीं अंतर्द्वंद्वों से गुजर आगे बढ़ती हैं ये कहानियां। लेखिका ने इस संग्रह को अपनी बेटी ऐशना और युवाओं को समर्पित किया है। वो चाहती हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को समझे, उन्हें ग्रहण करे। आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण न करे। कहानी मोक्ष में पात्र नील गंगा के माध्यम से सिद्ध किया है कि पश्चिम के लोग भारतीय परंपराओं के अनुगामी बन रहे हैं।
वे शांति की चाह में भटक रहे हैं। कहानी की मुख्य पात्र नीलगंगा, जो लंदन में रह रही हैं, वह भारत की संस्कृति में अगाध श्रद्धा रखती है। उसके लिए गंगा पतित पावनी गंगा है और बनारस से मोक्ष का द्वार। कहानी में एक जगह आता है, हमारी ही संस्कृति को विदेशी याद करवा रहे हैं। यह पंक्ति हमें चिंता और चिंतन को बाध्य करती है। लेखिका रेशमा कल्याण ने मुंबई से फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशन व स्क्रिप्ट राइटिंग का डिप्लोमा कोर्स किया है। इनका जन्म महाराष्ट्र में होने के कारण फिल्मी दुनिया से लगाव होना स्वाभाविक है। इन कहानियों में आई दृश्यात्मक भाषा से, कहानी में उतार चढ़ाव से, संवाद से ही पता चलता है। इन कहानियों को पढ़ते हुए पाठक को ऐसा लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर चल रही कोई फिल्म देख रहा है वह। कहानी मुरब्बा में राधा का व्यक्तित्व, उनका कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम, गोपियों के प्रति आत्मीय संबंधों का जो चित्रण हुआ है, वह पाठक को गहरे से प्रभावित करता है। राधा तो राधा थी, निश्चल प्रेम की जीवंत प्रतिमूर्ति, जिसने संपूर्ण जीवन विशुद्ध प्रेम को अर्पित कर दिया। ठीक उसी तरह का व्यक्तित्व है कहानी की नायिका का भी। वही वर्तमान में प्रेम के एक दूसरे रूप के दर्शन होते हैं। वास्तव में हम प्रेम तो करते हैं समाज के सारे नियमों का उल्लंघन कर, किंतु जब उसे निभाने की बारी आती है तो स्वार्थ रूपी पश्मीने पर रूढ़िगत जाति, धर्म, कुल, वर्ग की पैबंद लगी जीर्ण शीर्ण चादर ओढ़ बड़ी सरलता से अपनी विवशता जता देते हैं। मैं भी तो इस समाज रूपी थैली का चट्टा बिट्टा हूं। पात्र का गहन मनोविश्लेषण किया गया है इस कहानी में। कहानी जलेबी में फिल्मी दुनिया की इतनी जानकारी मिलती है कि पाठक दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाए। आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास वैशाली की नगर वधू पर बनी फिल्म आम्रपाली इतिहास की एक परम सुंदरी, फिर कैसे वह भगवान बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षुणी बनी और साथ ही कहानी की नायिका उसी व्यवस्था का शिकार। अनेक शहरों का वर्णन, फिल्मी दुनिया के गहरे राज, सबसे एक एक कर पर्दा हटता है। सिने जगत में पड़ोसी धर्म नहीं, वर्ण व्यावसायिक संबंधों को निभाया जाता है। यहां रिश्तों को निभाना बल्कि स्वार्थ ही होता है। लेखिका इन कहानियों के माध्यम से बताना चाहती है कि नारी जीवन में आए मुसीबतों के भूकंपों, सुनामियों का खुद नारी को ही सामना करना पड़ता है। वे जीवन रण से भागती नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करती है। कहानी चक्र पढ़कर पता चलता है, इसमें स्पष्ट है, भाग्यवान किताब बन जाती है वह स्त्री जिसे उसका पसंदीदा पुरुष पूरी दिलचस्पी से पढ़ता है और गंभीरता से समझकर अपने अंदर उतार भी लेता है। पर पति उस किताब को पढ़े ही ना और नौबत तलाक किया जाए। तलाक कहे महज कागज पर हस्ताक्षर भर कर देने से 7 जन्मों का बंधन टूट जाता है। सामाजिक ताना बाना हमारे पैरों में किस कदर बेड़ियां डाल देता है, उसका एक रूप देखिए। एक मां कहती है, कुलीन घर की भद्र हिंदू औरत जब दूसरी शादी करके दूसरे किनारे पहुंचती है तो उसकी वापसी की सारी नौकाएं जला दी जाती हैं। फिर वापसी की कोई संभावना नहीं, तैर कर पार करना भी संभव नहीं। यहां लेखिका कहानी की नायिका मीरा के विद्रोही रूप को दर्शाकर नारी को सशक्त एवं अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिमाकत करती प्रतीत होती है। मीरा बगावत के रूप में, प्रेम के अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानी गुलमोहर में प्रेम के स्वरूप के साथ साथ समाज की संकीर्ण सोच पर उंगली रखने का प्रयास है।
किस समाज की बात कर रही हो जिसने सदा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने ही बनाए नियमों को तोड़ा मरोड़ा और कभी धर्म की आड़ में, कभी नीति सिद्धांतों का सहारा लेकर जाने कितनी मासूम अबलाओं के साथ अन्याय किया। समाज उसे ही डराता है जो पहले ही डरा हुआ होता है। जो डटकर सामना करता है, समाज भी आकर उसी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ी सीख देती है यह कहानी। कहानी में संवाद किसी भी कथ्य को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। वे इस कदर गढ़े गए हैं कि पूरी कथा में ही पानी का सा प्रवाह बना रहता है। पाठक उसी के साथ बहता चला जाता है। कहानी पारिजात का संवाद पाठक को अंदर तक खिला देता है। गलती स्त्री और पुरुष दोनों की होती है, मगर समाज केवल स्त्रियों को ही अपराधी मानता है। ये ज्वलंत प्रश्न हमारी चेतना को झकझोर देते हैं। इसी कहानी में मानवीकरण अलंकार के कारण कहानी पाठक के दिलो दिमाग पर छा जाती है। कहानी में एक समय पता ही नहीं चलता कि कब नायिका प्रकृति बनी और कब प्रकृति नायिका। बता दूं, पारिजात का पेड़ नायिका के आंगन में खड़ा है और उसके फूल प्रेमी के आंगन में झरते हैं। प्यार परवान चढ़ा, पर वह अपने प्रियतम की न बन सकी। प्रेमी किसी दूसरी को ही अपनी जीवन संगिनी बना लाया। एक दूसरी कहानी का दृश्य देखिएगा। उनके प्रेम का मूक प्रतीक, मूक साक्षी गुलमोहर ने उसी के नीचे जलाए अपने सारे प्रेम पत्र, जो कभी उसे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थे। धू धू कर जल उठे। वे पत्र अब महज कागज के टुकड़े थे, केवल राख बची थी। बहुत रोया होगा गुलमोहर उस दिन। उसके लाल लाल फूल ऐसे झरे मानो खून के आंसू बहा रहा हो वह। किसी भी कथा को गढ़ने में भाषा का अपना महत्व होता है। इन कहानियों में पात्रानुकूल शब्दावली, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी का प्रयोग धड़ल्ले से हुआ है। अलंकार तो इन कहानियों के प्राण हैं। गद्य में इस तरह की काव्यमयी भाषा बहुत कम देखने को मिलती है। बिंबों का कमाल देखिएगा। पहली बार जब मिली थी तो गुलाब की कली सी लग रही थी। आज आसमानी साड़ी में दलदल से संघर्ष कर ऊपर उठ खिलने वाली नील वर्ण कुमुदनी, उन्मत्त सा मन जैसे मयूर बन पंख फैलाकर नृत्य करने लगा। कच्चे महुए सा उसके सौंदर्य में एक अनोखा आकर्षण था। उसके कॉलेज में लड़कियां तो बहुत थी, मगर धूप धूप थी। कितनी प्यारी हंसी है तुम्हारी, बिल्कुल जैसे किसी शांत सी पहाड़ी से कोई झरना बह रहा हो। इस संग्रह की कहानियां जहां कथ्य में बेजोड़ हैं, वही अनेक प्रकार की जानकारियों से पूरित होने के कारण पाठकों के ज्ञान में अभिवृद्धि करती हैं। जैसे कहानी बीड़ा में हरा सोना छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलने वाले तेंदू पत्तों को कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ सोने चांदी के भाव बिकता है। बीड़ी शब्द मारवाड़ी शब्द है जो बीड़ा से निकला है। फुहड़ कहानी हमारी सोच को नए आयाम देती है। फुहड़ वह नहीं है, फुहड़ मैं हूं। मेरे जैसे व्यक्ति हैं जो इस कृत्रिम संसार के भौतिकवादी आडंबर के काम धाम से प्रभावित होकर मनुष्य के वास्तविक गुणों को अनदेखा कर भ्रम में भटकते रहते हैं। इन कहानियों को पढ़ने उपरांत स्पष्ट हो जाता है कि रेशमा जी ने इन कहानियों में देश विदेश की जानकारी, वनस्पति जगत का ज्ञान, पौराणिक कथाओं का अनुशीलन, भारतीय संस्कृति के आधार, नदियों, शहरों, ऋषि मुनियों के सद्विचार, सामाजिक सरोकार, जीवन दर्शन को समझते हुए बड़े ही धैर्य से और बहुत ही असरदार ढंग से कलम चलाई है। इस संग्रह माला में एक एक कहानी मोतियों से जड़ी है। संग्रह में लेखिका ने एक नया प्रयोग किया है कि कहानी के अंत में उससे जुड़ी कथा को कविता रूप में भी लिखा है।
कविता जैसे आनंद स्रोत सी बन जाती है। और संग्रह के अंत में संदर्भ सूची दी गई है कि कौन प्रसंग कहां से लिया गया है। इन कहानियों में लेखिका का परिश्रम शब्द शब्द में झलकता है। लेखिका का यह परिश्रम साहित्य जगत में अपना असर दिखाएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ लेखिका रेशमा कल्याण को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। वाकई दोस्तों, किसी बेहतरीन कहानी संग्रह की गजब भूमिका लिखी है डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने, और उतनी ही कमाल की कहानियां गढ़ी हैं लेखिका रेशमा कल्याण मीरा जी ने। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।